Students, I am Tabriz Akhtar. This is your science class and I am going to start from page number 120, 10.8 role of hormones in completing the life history of insect and frogs. तो insect और frog की बात करेंगे. You have already learned अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ एंड फ्रॉग. तो फ्रॉग और सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में. एंड द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मोथ. तो कैटरपिलर को बहुत सारी स्टेज पार करना पड़ता है तब जाके वो एक एडल्ट मोथ बनती है. ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं. इसी तरह टैडपोल की बात करूं तो टैडपोल भी कुछ स्टेज से गुजरता है तब जाके लार्वा से अडल्ट तक पहुंचता है, और जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में 9.10 में आप देख सकते हैं. इसका फिगर भी है. एंड मेटामॉर्फोसिस इज इन इंसेक्ट इज़ कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. तो मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट में होता है वो किससे कंट्रोल होता है? इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल होता है. ये ऐसा हार्मोन है जो इंसेक्ट में निकलता है. इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल बाय थायरोक्सिन. फ्रॉग में थायरोक्सिन के द्वारा ये कंट्रोल होता है. एंड द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायरॉयड, जो कि थायरॉयड से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको थायरोक्सिन कहते हैं, ये कंट्रोल होता है. ये फ्रॉग की बात कर रहा हूँ. ठीक है, मेटामॉर्फोसिस जो है यानी उनकी स्टेज डेवलपमेंट जो है वो थायरोक्सिन से कंट्रोल में होता है. एंड थायरोक्सिन प्रोड्यूस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. और थायरोक्सिन कब प्रोड्यूस होती है? तो जो टैडपोल की ग्रोथ है वो रुक जाएगी. टैडपोल की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और वो एडल्ट नहीं बन पाएगा. 10.9 रिप्रोडक्टिव हेल्थ. द फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ. तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना ही इंडिविजुअल किसी इंसान की हेल्थ कहलाती है. और टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. तो हेल्दी रहने के लिए हर इंसान को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, और बैलेंस डाइट हम जानते हैं क्या होता है. और इसके साथ साथ द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज. और फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए और हमें पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए. दैट मीन्स साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए. ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल. और एडोलेसेंस के टाइम पे यानी जो टाइम पीरियड 11 to 19 का होता है, इस टाइम पे हमें इस चीज़ का बल्कि ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी ग्रोइंग की स्टेज में होती है और बॉडी पार्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं. नेचुरल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स. किसी एडोलेसेंट की क्या क्या नीड होती है, यानी 11 to 19 ईयर्स एज के बच्चे जो होते हैं या जो लोग कहलाते हैं, उनकी क्या नीड्स होती है. एडोलेसेंस इज़ द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हैंस द डाइट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान. तो डाइट का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं बॉडी में एडोलेसेंट के. एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न द बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और ये सारी चीज़ प्रॉपर अमाउंट में होता है, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में होता है, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. और जो हमारा इंडियन मील होता है उसमें वो एक बैलेंस मील कहलाता है, और मिल्क भी अपने आप में एक बैलेंस फूड कहलाता है. फ्रूट्स ऑल्सो हैव प्रोवाइड नरिशमेंट. और फ्रूट से भी हमें नरिशमेंट मिलता है. और फॉर इन्फेंट्स यानी बच्चों के लिए उनके मदर्स मिल्क जो होता है, माँ का दूध होता है, वही जो होता है ऑल नरिशमेंट फॉर देयर नीड. और उनकी सारी नीड उसी से पूरी हो जाती है, मदर्स मिल्क से. ठीक है, सारा नरिशमेंट उसी से हो जाता है. आयरन बिल्ड्स ब्लड. आयरन जो होता है वो ब्लड को बिल्ड करता है, और ये हमें किससे मिल जाता है? आयरन रिच फूड जैसे कि वेजिटेबल हो गया, लीफी वेजिटेबल, जैगरी हो गया, मीट हो गया और आंवला हो गया, इन सारी चीज़ों से मिल जाता है. चेक द आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील. अपने मील में डिनर और लंच का आइटम चेक कीजिए, और उसमें डज इट इंक्लूड, क्या उसमें एनर्जी जैसे खाने जैसे कि हो गए मिल्क, मीट और नट्स और पल्सेस, और ये सारी चीज़ क्या इंक्लूड है उसमें या नहीं है. ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी. और क्या इसमें फ़ैट और शुगर इंक्लूड है जो कि एनर्जी देता है. व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स. और प्रोटेक्टिव फूड्स और वेजिटेबल्स के बारे में आपका क्या कहना है?
क्या ये इंक्लूड है कि नहीं आपके लंच और डिनर में। चिप्स और पैक्ड फूड की बात करूं तो वेरी टेस्टी, ये अच्छे लगते हैं, लेकिन दे नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशन वैल्यू। तो इसलिए ये हालांकि अच्छे तो लगते हैं जो फास्ट फूड जो होते हैं, जो पैक फूड होते हैं, लेकिन ये जो हमारा प्रॉपर फूड है ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती जितनी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। इसीलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, चिप्स वगैरह और जो भी पैक्ड फूड होते हैं, स्नैक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है कि आपको ये सारे गेट आइडियाज़ फ्रॉम पिक्चर्स गिवन इन 10.6, प्रिपेयर चार्ट और पोस्टर एंड पेज देम इन क्लास। तो इसका पोस्टर बनाना है, जो भी प्रॉपर फूड होता है यानी बैलेंस डाइट में जो भी फूड शामिल होता है उसका आपको एक प्रोजेक्ट बना के और ये जो है आप क्लास में पेश करना है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। पर्सनल हाइजीन, अब पर्सनल हाइजीन यानी साफ़ सफाई के बारे में, एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। तो सबको एक दिन में कम से कम एक बार नहाना ही चाहिए। एंड इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक द बॉडी स्मेली। तो टीनेजर्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो भी ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी स्मेली हो जाती है और इसीलिए हमें डेली बाथ की ज़रूरत होती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। और सारे पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के उसको अच्छे से डेली वॉश करना ज़रूरी है, यानी बाथ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़, अगर साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे खास क्लीनिनेस का ख्याल रखना है, यानी हाइजीन का ख्याल रखना है। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और उनको अपनी साइकिल का एक ट्रैक रखना है, यानी टाइम पीरियड का ख्याल रखना है और उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। और अब आते हैं फिज़िकल एक्सरसाइज में। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। तो खुली हवा में हमें खेलने से और एक्सरसाइज करने से बॉडी जो है हेल्दी रहती है। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर्स। तो सारे गर्ल्स और बॉयज़ को बाहर जो है तो खेलना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। मिथ्स एंड टबूज, डूज एंड डोंट्स की बात करें, जो कि बॉक्स में है, येलो बॉक्स में है। यू हैव लर्नड हियर द एंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 द साइंटिफिक फैक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में साइंटिफिक फैक्ट हमने पता किया इस चैप्टर से और 9 चैप्टर से। देयर आर मैनी रॉन्ग notions which you should now be able to discard and informed adolescents। तो बहुत सारी गलत अवधारणाएं या गलत सोच इस चीज़ के बारे में फैली हुई हैं, जो कि आप अब समझ गए होंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर मिथ्स एंड टबूज रिगार्डिंग बॉडीली चेंजेस दैट एडोलेसेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कुछ मिथ दिए हुए हैं, जो गलत सोच या गलत अवधारणा लोगों में फैली हुई है, ये यहाँ पे कुछ दी हुई है। और आप तो अब समझ गए हो, तो आप इन चीज़ों में फ़र्क कर सकते हो, और जो भी कोई इन गलत अवधारणा को गलत सोच लेके जी रहा है, उनसे आप आर्ग्यू भी कर सकते हो। adolescent, some of these are given below. You can now argue why these are myth and not facts। तो आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हो कि ये कोई फैक्ट नहीं है बल्कि ये मिथ है, यानी एक ऐसी सोच है जो कि सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या है, अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अगर कोई गर्ल जो है बॉयज़ की तरफ लुक करती है, देखती है, तो वो प्रेग्नेंट होती है या हो जाती है। ये एक मिथ है, ये कोई सही बात नहीं है। सेकंड में, द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। तो कोई माँ है, जो मदर है, वो अपने चाइल्ड के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये भी गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि फादर रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए, कि वो बॉयज़ है या मेल है या फीमेल है।
ठीक है, अनबॉर्न बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। एंड थर्ड, गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो गर्ल को अलाउ नहीं किया जाता है किचन में काम करने के लिए ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, जबकि ये भी गलत है। ठीक है, इन तीनों चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। अब आते हैं से नो टू ड्रग्स। अब ड्रग्स को नो कहना है, क्यों? एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड इज़ द नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो इस टाइम पे, एडोलेसेंस टाइम पे, यानी 11 to 19 के एज के टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी डेवलपमेंट होते हैं। सो डू यू नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर? तो कुछ लोग अगर इनसिक्योर यानी सही महसूस नहीं करते, कंफ्यूज महसूस करते हैं। इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, और कोई आपसे ये कहता है कि आप ड्रग्स लीजिए यानी आप दवाइयाँ लीजिए तो आप इन बेचैनी से और इनसिक्योरनेस से दूर हो जाएंगे या आपको आराम मिलेगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा ड्रग जब भी लेना है या दवाइयाँ जब भी लेनी है वो आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेनी है, यानी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। और ये जो इनसिक्योर और कंफ्यूज फील कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इसमें दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर आप दवा लेंगे तो आपको लगेगा कि बार बार लें और आपकी ये फिर दवा लेने की आदत पड़ जाएगी। एंड दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, और ये आपकी बॉडी को नुकसान करता है जो कि बार बार दवा खाते हैं। दे र्यून हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को ही ख़त्म कर देगा। यू मस्ट हैव, यानी आपकी हेल्थ भी बिगड़ जाएगी और हैप्पीनेस भी बिगड़ जाएगी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस। तो आपने कभी एड्स के बारे में सुना होगा, ये एक डेंजरस वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम है HIV, एंड दिस वायरस कैन पास ऑन द नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सीरिंज यूज फॉर इन्फेक्टिंग ड्रग्स। तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी किसी को HIV एड्स है और उसकी सीरिंज का यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन में, यानी सीरिंज यानी वो जिससे हम जो ड्रग है वो ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी में। तो सीरिंज का यूज़ कर रहे हैं किसी हेल्दी पर्सन पे, तो उसको भी HIV एड्स हो सकता है। और दूसरा कारण है, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क, और मदर मिल्क से किसी बच्चे में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है अगर मदर जो है इन्फेक्टेड है इस वायरस से। और द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV, और HIV से इन्फेक्टेड पर्सन अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है तो सेकेंड पर्सन को भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आते हैं लास्ट, ये बॉक्स में दिया हुआ है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। You might be knowing that in our country the legal age for marriage is 18 years for girls and 21 years for boys। तो हमारे देश में जो मैरिज की लीगल एज है वो क्या है? हमारे देश में लीगल एज क्या है? 18 साल गर्ल्स के लिए है, 21 ईयर्स है बॉयज़ के लिए है। दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिज़िकली फॉर मदरहुड। इसलिए क्योंकि जो टीनेज मदर होती है, यानी टीनेज यानी 11 to 19 ईयर्स के मदर की बात करूँ या वुमेन की बात करूँ, तो वो प्रिपेयर नहीं होती हैं मेंटली, ठीक है, मदरहुड के लिए वो फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। इसीलिए जो अर्ली मैरिज होती है, यानी पहले से ही शादी कर दी जाती है या करवा दी जाती है टीन एज के टाइम पे, यानी 11 to 19 के टाइम पे या इसके बीच में, तो उससे क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, मेंटली और फिज़िकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है। और इट इज़ ऑल्सो curtails employment opportunities for the young women and may cause mental agony। तो वो एक तरह से
एम्प्लॉयमेंट का भी एक सहारा उनका छूट जाता है। अगर किसी की सोच है कि मुझे कुछ करना है तो यानी कहीं एम्प्लॉय होना है या जॉब करना है, तो ये सारी चीज़ अपॉर्चुनिटी उनसे छूट जाती है ना, क्योंकि अब शादी हो गई है और मदरहुड देखना है, ख्याल रखना है। तो इसके बाद और भी क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, मेंटल एगोनी हो जाती है, एज शी इज़ नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इस मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अभी तैयार नहीं थी और शादी हो गई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो टीन एज मैरिज इसीलिए हमारे देश में नहीं है, और हमारे देश का लॉ जो कहता है वो कहता है 18 ईयर्स के बाद और 21 ईयर्स के लिए बॉयज़ को एज दी गई है कि इसके बाद जो है तो मैरिज हो सकती है, ठीक है। और 11 to 18 के बीच में ये लीगल नहीं है। तो ये हो गया चैप्टर फिनिश। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो उस टर्म को क्या कहते हैं जो इसकी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड से स्त्राव होता है, यानी कुछ चीज़ निकलता है, तो हम उस टर्म को कहते हैं हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स होता है जो सिक्रेट होता है, ठीक है, एंड यानी निकलता है। डिफाइन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस को डिफाइन करना है। चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन आंसर्स देखते जाते हैं। तो एडोलेसेंस क्या होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस जो होती है वो एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है जिस टाइम पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आती है, तो इसे कहते हैं एडोलेसेंस। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज़ नॉर्मली 11 to 19, और एडोलेसेंस का टाइम जो है 11 ईयर्स से 19 ईयर्स के बीच में माना जाता है। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, in females the ova or eggs begin to mature with the onset of puberty। तो फीमेल्स में क्या होता है, ओवा जिसे हम एग कहते हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के पास पहुंचते ही, यानी 10 to 11 ईयर्स के आसपास पहुंचते ही। वन एग गेट मेच्योर्ड एंड रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो एग जो होता है मेच्योर होता है और उसके बाद रिलीज़ होता है, 2 ओवरीज होती हैं, उनमें से एक ओवरी में से रिलीज़ होता है वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, 28 से 30 दिन के अंतराल में ये रिलीज़ होता रहता है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटरस बिकम्स थिक, और इस टाइम पे जो यूटरस की वॉल होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है, और इसका डायग्राम यूटरस का और ओवरीज का आपने देखना हो तो चैप्टर नंबर 9 में है, ठीक है। सो एज़ टू रिसीव द फर्टिलाइज एग, तो फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए यूटरस वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो जो रिलीज़ हुआ एग है और जो थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस है, यूटेरस की थिकेंड लाइनिंग है जो थिक हो चुकी थी और साथ में ब्लड वेसल्स है, ये शेड ऑफ हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन, और इसकी वजह से ब्लीडिंग वुमेन में होती है। दिस इज़ कॉल्ड व्हेन मेंस्ट्रुएशन, और इसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये इट अकर्स वंस इन 28 to 30 डेज, ये होता है एक बार 28 से 30 डेज में के बीच में, यानी 28 से 30 दिन में ये साइकिल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की टाइम पे चेंजेस क्या होते हैं बॉडी में, द चेंजेस टेक प्लेस। अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं देख लीजिए। देयर इज़ सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स की हाइट जो है सडन इंक्रीज होती है यानी अचानक से बढ़ती है। वॉइस भी जो होती है मोटी हो जाती है, बॉयज़ की मोटी हो जाती है, गर्ल्स की थोड़ी श्रिल हो जाती है यानी तीखी हो जाती है। और आते हैं शोल्डर्स बिकम बॉर्डर एंड मसल्स ग्रो मोर प्रोमिनेंटली इन बॉयज़। शोल्डर्स जो होते हैं बॉयज़ के वो थोड़ा चौड़े हो जाते हैं, ठीक है,
इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, और गर्ल्स में क्या होता है, बिलो द वेस्ट का एरिया जो होता है वो वाइडर हो जाता है, ठीक है। हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हेयर जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ग्रोइंग करना, ग्रो करना अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, तो गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और बॉयज़ में फेशियल हेयर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। चेक क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं बताऊं तो व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, क्वेश्चन नंबर 6 है सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, वाई आर दे नेम्ड सो एंड स्टेट देयर फंक्शन, इनके फंक्शन बताइए और इनका नाम ये क्यों है, ठीक है। आंसर, द हार्मोन्स विच डेवलप एंड कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स, तो ऐसे हार्मोन्स जो कंट्रोल करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को और फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, उसको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं हम चैप्टर में पढ़ चुके थे और शायद इसमें भी, दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे कंट्रोल द सेक्सुअल एक्टिविटीज़, इनका नाम ये इसीलिए रखा गया क्योंकि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, एंड आर सिक्रेटेड बाय मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली, और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में जो है सेपरेटली जो है तो सिक्रेट होते हैं, यानी निकलते हैं। फंक्शंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स आर गिवन बिलो सेपरेटली, और फंक्शन जो है सेक्स हार्मोन्स के वो नीचे दिए गए हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स, मेन सेक्स हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, इसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। इट इज़ सेक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड causes चेंज इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ बॉयज़ लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, तो ये टेस्टिस से निकलता है या सीक्रेट होता है और इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पाए जाते हैं बॉयज़ में, ठीक है, जैसे कि फेशियल हेयर डेवलपमेंट होता है जिसे हम मस्टैच और बियर्ड कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजिन्स, तो ये वाली लास्ट वाली लाइन आप ना ही लिखें तो सही है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। फिर फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्रोजन, तो इसको फीमेल सेक्स हार्मोन्स को एस्ट्रोजन भी कहते हैं। इट इज़ सेक्रेटेड बाय ओवरीज, और ये ओवरीज से निकलता है एंड कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है फीमेल में। और ये क्या है, अपीयरेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, तो ये अपीयरेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है या इसी की वजह से होता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट्स ऑन, हमें नोट्स बनानी है किसके, एडम्स एप्पल की और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, एंड सी सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी, तो इनमें 3 क्वेश्चन हैं। एडम्स एप्पल क्या होता है बता चुका हूँ, प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ वॉइस चेंजेस आते हैं, गले में कुछ उभार आता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स जो है बढ़ता है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ मोटी हो जाती है और कुछ उभार आ जाता है गले में। द वॉइस बॉक्स टेंड्स टू प्रोट्रूड आउट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नेक बिलो द चिन, तो आपके गले में आप देखो थोड़ा सा उभार आने लगता है, जो कहलाता है एडम्स एप्पल, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में बोलूँ तो दोज कैरेक्टर्स विच आर विजिबल मोर apparently and help in distinguishing a male from a female are called secondary sexual characters, तो ये जो है तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अब अपीयर होते हैं यानी दिखाई देने लगते हैं और जो है तो हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने में कि मेल है या फीमेल, या मेल और फीमेल में फ़र्क बताने के लिए ये कैरेक्टर्स जो हैं अपीयर होते हैं किसी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन गर्ल्स ब्रेस्ट एंड इन बॉयज़ फेशियल हेयर, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में दिया गया है कि गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और बॉयज़ में फेशियल हेयर डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं मेल और फीमेल में डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी, अनबॉर्न बेबी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो बॉय है या गर्ल है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड आई वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल इज डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये डिटरमाइन होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हर ह्यूमन की सेल में
23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं। सेल में जो न्यूक्लियाई होता है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम होता है, जिसमें से 2 क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोज़ोम कहलाते हैं। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोज़ोम वाइल मेल हैज़ एक्स एंड वाई। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोज़ोम होते हैं फीमेल में, और मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोज़ोम होते हैं। तो देखो पेयर है यानी 2 क्रोमोज़ोम है तो 2 एक्स फीमेल में होंगे, 2 एक्स यानी एक्स, और मेल में एक्स एंड वाई होते हैं क्रोमोज़ोम। ठीक है। द गेमेट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोज़ोम्स। तो गेमेट्स यानी फीमेल गेमेट को कहते हैं एग यानी ओवा, और मेल गेमेट को कहते हैं स्पर्म। तो इन गेमेट में ओनली एक ही सेट क्रोमोज़ोम होता है, एक्स एक्स या एक्स वाई। ठीक है, एक ही सेट होता है। अब आगे आते हैं। ठीक है, द फर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोज़ोम। और जो एग होता है, फर्टिलाइज एग जो होता है उसमें जो है तो सिर्फ ऑलवेज हैज़ 1 एक्स, तो उसके पास हमेशा कम से कम एक एक्स क्रोमोज़ोम तो होता है। फर्टिलाइज एग की बात कर रहा हूँ। बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड्स, लेकिन स्पर्म जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। वन हैविंग एक्स क्रोमोज़ोम, एक में एक्स क्रोमोज़ोम होता है और एक में वाई क्रोमोज़ोम होता है। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोज़ोम फर्टिलाइजेस द एग, अगर जो एक ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोज़ोम कंटेन कर रहा है यानी एक्स क्रोमोज़ोम है, वो अगर एग को फर्टिलाइज़ करता है तो जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोज़ोम। तो जाइगोट जो बनने वाला जाइगोट है उसके पास 2 एक्स क्रोमोज़ोम हो जाएंगे, और 2 एक्स क्रोमोज़ोम का मतलब है कि फीमेल चाइल्ड डेवलप होगी या होगा। ठीक है। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स वाई क्रोमोज़ोम, और अगर स्पर्म जो है वाई क्रोमोज़ोम दे रहा है तो बनने वाला जाइगोट जो है वो किस में डेवलप होगा, मेल चाइल्ड में डेवलप होगा। तो ये आपका जो है तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात कर दिया मैंने, और इसमें आप एक डायग्राम बना लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें एक तरफ गर्ल और एक तरफ बॉय नीचे की तरफ बना हुआ है। ठीक है, और मैं शायद उसकी कॉपी यानी उसकी फ़ोटो सेंड कर दूँगा। ठीक है, ये सारी आप कंप्लीट कीजिए कॉपी में एंड सेंड कीजिए। थैंक यू।